गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी ध्वनि के गुण, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, ध्वनि किस किस पे डिपेंड करती है और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। वो सारी की सारी चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस की थी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी और कितने से कितने डेसिबल की ध्वनि को अपन सुन सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण में कौन सी ध्वनि को रखा गया है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि ध्वनि की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की। तो अपन ने दो चीज़ें डिस्कस की थी वहाँ पे, एक तो आयाम डिस्कस किया था और एक अपन ने क्या की थी, आवृत्ति डिस्कस की थी। अगर मैं ध्वनि की आयाम की बात करूं तो जिस ध्वनि का आयाम जितना ज़्यादा होगा वो ध्वनि क्या होगी, उतनी ही लाउड होगी, और जिस ध्वनि का आयाम जितना कम होगा वो ध्वनि क्या होगी, उतनी ही अपने को कम लाउड सुनाई देगी। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ के बाद बात करूं मैं आवृत्ति की, तो जिस ध्वनि की जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी वो ध्वनि उतनी ही क्या होती है, तीखी होती है, और जिस ध्वनि की आवृत्ति कम होती है वो ध्वनि क्या होती है, उतनी ही क्या है, अपने को सख्त सुनाई देती है, तीखी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। अब अपन बात करें यहाँ पे आवृत्ति की, तो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को क्या है, ह्यूमन के जो ईयर हैं वो क्या हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, अगर डेसिबल में बात करें तो 30 से 60 डेसिबल की जो ध्वनि है वो मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं होती, उसे मनुष्य सुन सकता है। अब बात करने वाले हैं कि जो डेसिबल की जो मनुष्य के सुनाई देने के लिए ध्वनि तरंग की निम्नतम तीव्रता, जो निम्नतम तीव्रता है उस तीव्रता को ही क्या बोला जाता है, देहली तीव्रता बोला जाता है। कि उससे कम तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता, उस मिनिमम तीव्रता को क्या बोला जाता है, देहली तीव्रता के नाम से जाना जाता है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, मनुष्य के लिए देहली तीव्रता का मान कितना होता है भाई, 0 डेसिबल होता है। 0 डेसिबल की ध्वनि क्या है, मनुष्य सुन सकता है। आगे बात करें अपन, अगर तीव्रता की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि 0 डेसिबल की जो ध्वनि है उसकी तीव्रता कितनी होती है, देहली तीव्रता 10⁻⁻12 वाट मीटर स्क्वायर। इसको एब्सोल्यूट साइलेंस बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, देहली तीव्रता। ठीक है, 0 डेसिबल की ध्वनि मतलब एकदम शांत वातावरण। 10 डेसिबल की ध्वनि है, इसकी जो देहली तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 10⁻11 वाट मीटर स्क्वायर। और इस तीव्रता पे, इस डेसिबल पे क्या है, ध्वनि रोधी कमरे को डिजाइन किया जाता है। जो 20 डेसिबल है इसकी देहली तीव्रता कितनी होती है, 10⁻10, और रेडियो, टीवी आदि में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो इस तीव्रता पे की जाती है। आगे है 30 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, वहाँ पे क्या होते हैं भाई, शांत कमरों को डिजाइन किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार है डेसिबल और तीव्रता का। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि का संचरण, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि किस तरीके से गति करती है। तो ध्वनि संचरण केवल माध्यम में ही संभव है, क्योंकि ध्वनि क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंगों को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। तो ध्वनि का संचरण किस पे निर्भर करता है, माध्यम में संभव है, माध्यम पे डिपेंड करता है। माध्यम में ध्वनि का संचरण उनके प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, घनत्व डेंसिटी और ताप, टेम्परेचर आदि पर भी निर्भर करता है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। ध्वनि पर माध्यम का प्रभाव, भाई माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले जिस माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक, इलास्टिसिटी अधिक होगी, उसमें ध्वनि का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें कि एक तो ठोस चीज है,
ठोस चीज़ के आपने कान लगाया और वहाँ पे एक पत्थर आपने ज़ोर से मारा तो उसमें क्या है, कंपन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ठोस जो मीडियम है, ठोस माध्यमों में ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि गैसों में क्या होता है, इसका वेग न्यूनतम होता है। ठोस में सर्वाधिक, फिर द्रव में कम, और गैस में क्या होता है, ध्वनि का वेग होता है वो सबसे कम होता है। आगे बात करें ठोसों की तो एल्यूमिनियम है, उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक, उसके बाद निकेल, फिर स्टील और उसके बाद लोहा। यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ध्वनि पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। तापमान के साथ क्या हो जाता है, ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि ध्वनि की चाल और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 4, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 4, तो यहाँ पे वेग कितना बढ़ेगा, V प्रोपोर्शनल टू √T, और √T की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो V कितना हो गया, V यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हो गया। मतलब अपन टेम्परेचर को कितना बढ़ा देते हैं, 4 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ध्वनि के वेग में कितना परिवर्तन होता है, उससे आधा परिवर्तन होता है। यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। आगे बात करूँ मैं यहाँ पे, न्यूटन ने वायु में ध्वनि के संचरण को समतापीय प्रक्रम बताया। ठीक है, अगर अपन एक स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग को जैसे ही अपन ने क्या किया, संपीड़ित किया, संपीड़ित करने पर किसी वस्तु का टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब वो वापस अपनी विरलन अवस्था में आती है, उसको अपन खींचते हैं, खींचने पे उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को संपीड़ित करने पर टेम्परेचर इंक्रीज और विरलन में उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लाप्लास ने न्यूटन के कथन में संशोधन किया और उसने बताया कि वायु में ध्वनि का संचरण किस प्रकार का होता है, एक प्रकार का रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। आगे बात करें कि ध्वनि पे दाब का क्या प्रभाव होता है। यदि तापमान नियत रहे कि मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो दाब में परिवर्तन से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब में कितना भी परिवर्तन करो, ध्वनि की जो स्पीड है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बात करें अपन घनत्व का, माध्यम के घनत्व का प्रभाव पड़ता है। अगर घनत्व को अपन बढ़ा दें तो ध्वनि है वो क्या हो जाती है, ध्वनि की चाल है वो कम हो जाती है, क्योंकि ध्वनि की चाल घनत्व के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही वजह होती है कि बारिश होने के बाद जब वायुमंडल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मतलब कि नमी बढ़ जाती है बारिश होने के बाद, और नमी बढ़ जाती है तो वहाँ पे घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और घनत्व में कमी आ जाएगी तो ध्वनि की चाल है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए बारिश के मौसम में दूर की ध्वनि अपने को क्या है, स्पष्ट सुनाई देती है। रीजन समझ में आ गया। बारिश के मौसम में आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो घनत्व में कमी आएगी, और घनत्व में कमी आने से ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बारिश के मौसम में अपने को जो भी ध्वनि है वो दूर की ध्वनि अपने को स्पष्ट सुनाई देती है। आगे बात करें अपन गैस के अणु भार का प्रभाव, तो ध्वनि है, ध्वनि पे गैस के अणु भार के भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर अणु भार बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भारी गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है, क्योंकि भारी गैसों का अणु भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि हल्की गैसों में अधिक, हल्की गैसों का अणु भार कम, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे बात करें शोर की, शोर किसको बोला जाता है भाई, नॉइज किसको बोला जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 85 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि है, जो ऑडियोबल नहीं है, तो उसको किसकी संज्ञा दी है भाई, उसको बोला है शोर। उसको नॉइज की श्रेणी में रखा जाता है। 85 डेसिबल से जो अधिक ध्वनि है, जो मनुष्य के कान के लिए हानिकारक है, उस ध्वनि को किस में शामिल किया गया है भाई, शोर में शामिल किया गया है, नॉइज पोल्यूशन में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।